हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 10 विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 1 देखेंगे, जो आरबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। आज का सेशन कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ शुरू करते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए लोगों की बातों से नहीं, संघर्ष की रातों से लड़ना पड़ता है। कि जीवन में सफल होने के लिए लोगों की बातों से नहीं, संघर्ष की रातों से लड़ना पड़ता है। तो चलिए बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि आपके जो विज्ञान का ब्लूप्रिंट है उसमें किस पार्ट से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक पार्ट का वेटेज है वो कितने नंबर का रहने वाला है। इसमें आपके सबसे पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसमें आपके एक एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाएगा, एबीसीडी वाला प्रश्न, एक रिक्त स्थान का प्रश्न पूछा जाएगा, एक और एमसीक्यू पूछा जाएगा। इस प्रकार ये 3 छोटे और एक और अतिलघुरात्मक 4 छोटे प्रश्न, एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और एक 2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस पार्ट में आपको विशेष रूप से छोटे प्रश्नों पर ध्यान देना है। इस प्रकार इस पार्ट से आपके पूरे 6 नंबर के 5 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट है अम्ल, क्षार और लवण। इसमें आपके एक एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाएगा और एक 3 नंबर का दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जो आपके अत्वम पूछा जाएगा। 3 नंबर के अत्वम में एक 3 नंबर का और पूछा जाएगा। यहाँ स्टार का मतलब है ये प्रश्न अत्वम पूछा जाएंगे। उसके बाद इसमें अम्ल, क्षार और लवण में एक 2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न और पूछा जाएगा, इस और एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार ये पूरा पार्ट है वो 7 नंबर का है और इससे 4 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इस पार्ट को आपको विशेष रूप से पढ़ना है। उसके बाद आपके तीसरा प्रश्न है धातु और अधातु। इसमें एक एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाएगा, एक 2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, एक 1 नंबर का रिक्त स्थान पूछा जाएगा और उसके बाद एक है वो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार आपके इस पार्ट से वो अधिक 5 नंबर के 4 छोटे प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। एक 2 नंबर का केवल बड़ा प्रश्न है वो पूछा जाएगा। उसके बाद चौथा पार्ट है कार्बन एवं उसके यौगिक। इसमें एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और एक एमसीक्यू और पूछा जाएगा और एक है वो आपके अत्व में प्रश्न है वो पूछा जाएगा। इससे आपके जो 4 नंबर का निम्नात्मक प्रश्न है वो पूछा जाएगा। इसमें आपको विशेष रूप से जो बड़े प्रश्न है उन पर ध्यान देना है। इस प्रकार आपसे 7 नंबर के 4 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद 5वां पार्ट है जैव प्रक्रम। इससे आपके एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, एक 2 नंबर का लघुत्तरात्मक, एक 2 नंबर का निम्नात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। आपके जो निम्नात्मक प्रश्न है वो 4 नंबर का होगा, जो 2+2 के फॉर्मेट में होगा। 2 नंबर के 2 प्रश्न है वो इसमें शामिल होंगे। उसके बाद एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक 2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, एक और है वो निम्नात्मक पूछा जाएगा और एक और निम्नात्मक पूछा जाएगा। इसमें आपके जो 4 नंबर का निम्नात्मक प्रश्न पूछा जाएगा वो 2+1+1 के फॉर्मेट में पूछा जाएगा। इसमें 4 नंबर के प्रश्न में एक 2 नंबर का प्रश्न होगा और एक 1 नंबर के 2 छोटे प्रश्न है वो होंगे। इस प्रकार आपको इस पार्ट में जो जितने भी छोटे प्रश्न बनते हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान देना। ये पार्ट आपके 8 नंबर के और इसमें 4 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसमें आपके जो निम्नात्मक में 2 नंबर का प्रश्न है वो विशेष रूप से आपके चित्र है उनसे पूछा जाएगा। मानव के जितने भी तंत्र है, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उनसे है वो पूछा जाएगा। उसके बाद छठा पार्ट है नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा और एक अति लघुत्तरात्मक। इस प्रकार 3 प्रश्न छोटे, एक 2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न और एक एमसीक्यू और 2 एमसीक्यू पूरे इस पार्ट से पूछे जाएंगे। इस प्रकार है वो ये पूरा पार्ट 6 नंबर का रहेगा और इसमें 5 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद 7वां पार्ट है जीव जनन कैसे करता है। इसमें एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और एक 2 नंबर का है वो लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। एक 1 नंबर का दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। आपके जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा, ये 1+2 के फॉर्मेट में होगा। इसमें एक 1 नंबर का छोटा प्रश्न और एक 2 नंबर का प्रश्न है वो पूछा जाएगा। इस प्रकार इस पार्ट से आपके 7 नंबर के 4 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके 8वां प्रश्न है आनुवंशिकता। इसमें एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और एक एमसीक्यू पूछा जाएगा और एक 2 नंबर का लघु उत्तरात्मक प्रश्न है वो पूछा जाएगा। इस प्रकार आपके जो आनुवंशिकता पार्ट है उसे 4 नंबर के 3 है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो अधिकतर है वो छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद 9वां पार्ट है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। इसमें एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और एक आपके जो 2 नंबर का निम्नात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। निम्नात्मक प्रश्न 4 नंबर का होगा, जो 2+2 के फॉर्मेट में होगा। एक 2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा
और एक 2 नंबर का निम्नात्मक, जो निम्नात्मक प्रश्न है वो 4 नंबर का होगा। इस प्रकार इस पाठ से आपके 8 नंबर के है वो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो निम्नात्मक प्रश्न 2+2 का होगा, इसमें 2 नंबर का आपके एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और 2 नंबर का है वो कोई प्रतिबिंब बनाना आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद 10वां पाठ है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और एक MCQ पूछा जाएगा, एक 2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार आपके जो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है, इसे 4 नंबर के 3 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद अब आपके अगला पार्ट है विद्युत। इसमें 1 नंबर का MCQ प्रश्न पूछा जाएगा और एक 2 नंबर का दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। दो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा, जो 2+1 के फॉर्मेट में होगा। 1 नंबर का MCQ, एक खाली जगह, एक रिक्त स्थान और एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार आपके इस पाठ से पूरे 7 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पाठ से आपके जो अधिकतर है वो छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपके जितने भी जो विद्युत धारा है, विद्युत विभवांतर है, उसके आपको जो SI मात्रक है, जो छोटे प्रश्न बनते हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। उसके बाद 12वां पाठ है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें आपके एक अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, एक 2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, एक 1 नंबर का रिक्त स्थान पूछा जाएगा और एक है वो आपके 2 नंबर का MCQ प्रश्न है वो पूछा जाएगा। इस प्रकार आपके इस पाठ से 6 नंबर के 5 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद 13वां पाठ है हमारा पर्यावरण। इससे आपके जो है वो एक MCQ प्रश्न एबीसीडी वाला प्रश्न पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा और एक 3 नंबर का जो है वो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार आपके इस पाठ से 5 नंबर के है वो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पाठ में आपके जो बड़े प्रश्न बनते हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान देना है। ये आपके जो पूरे 13 पार्ट है उनका ब्लूप्रिंट है। 13 पार्टों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन से पार्ट से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है हम वो मॉडल पेपर को देखते हैं कि प्रश्नों का पैटर्न है वो किस प्रकार का होगा। इसमें आपके जो पहला प्रश्न है वो MCQ बहुविकल्पी प्रश्नों से संबंधित होगा और इसमें 18 MCQ पूछे जाएंगे जो 18 नंबर के होंगे। इसमें आपके 18 MCQ पूछे जाएंगे जो 18 नंबर के होंगे। ये आपके बहुत ही इजी है। इसमें सिर्फ चारों में से कोई एक ऑप्शन है वो सही करना है। इसमें पहला है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन ऐसे थी। इसमें आपके है 2PbO+C और ये अभिक्रिया करके बनाता है 2Pb+CO2। इसमें आपके पहला ऑप्शन है शीशा अपचयित हो रहा है, ये आपके गलत है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी गलत है। तीसरा है कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सही है। और चौथा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी सही है। इसमें आपके उपचयन का अर्थ होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है। यहाँ आपके जो कार्बन उपचयित हो रहा है ये बात सही है, क्योंकि कार्बन के साथ है वो ऑक्सीजन जुड़कर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है वो बन रही है। और चौथा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड जो आपके PbO है वो अपचयित हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है और बाद में आपके जो सिर्फ Pb है वो बच रहा है, ये अपचयित हो रहा है। इस कारण आपके जो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन ऐसे थी, इसमें जो गलत कथन है आपको वो बताना है। इसमें गलत है वो पहला गलत है और दूसरा गलत है। इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। जो लोहे का फ्राइंग पैन है उसको जंग से बचाने की सबसे अधिक उपयुक्त विधि है वो है जिंक की परत चढ़ाना। इस लोहे पर आपके जो जिंक की परत चढ़ाना है इस प्रक्रिया को येसर लेपन या गैल्वेनिकरण भी कहा जाता है और इसमें ऑप्शन से है वो सही, ये सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। और लोहे को जंग लगने से ग्रीस लगाकर और पैंट लगाकर के भी बचा जा सकता है, लेकिन जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि पूछी है तो ये आपके जंग की परत चढ़ाना होगा। इसमें ऑप्शन से है वो सही होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध है। इसमें जो आपके है वो 7 सहसंयोजक आबंध है। इसमें ऑप्शन बे है वो सही है। आगे चौथा है Ap2O3+2Al अभिक्रिया करके बनाता है Al2O3+2Ap। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये आपके जो अभिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ आपके जो एल्यूमिनियम धातु है वो लोहे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, इस कारण है वो फेरस ऑक्साइड से लोहे को हटा देती है, विस्थापित कर देती है और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाती है। इस कारण आपके इसमें विस्थापन अभिक्रिया है। जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, उसके स्थान से हटा देती है। उसके बाद 5 है कोई विलयन अंडे के पीछे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूध कर देती है। इस विलयन का क्या नाम है। इस विलयन का आपके नाम है HCl। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसे अभिक्रिया करके जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो चूने के पानी को दूध कर देती है। छठा है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही तो इसका मतलब क्या है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही तो इसका मतलब है ईंधन पूरी तरह से
जल नहीं रहा है, इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही है। 7 वह पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो जाइलम हार्मोन है आपके किसके लिए उत्तरदायी है? जो पादप में जाइलम हार्मोन है वो जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, इसमें ऑप्शन ए है वो सही। आपको इसका कोड वर्ड ध्यान रखना है, जाइलम का पहला वर्ड जय और जल का भी पहला जय, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और आपके जो भोजन का परिवहन है वो फ्लोएम करता है, इसको भी आपको इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद 8वां है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? जो इंसुलिन है वो मानव हार्मोन है, थायरोक्सिन भी मानव हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी मानव हार्मोन है, लेकिन जो साइटोकाइनिन है वो पादप हार्मोन में, इसमें आपके ऑप्शन डे है वो सही है। उसके बाद 9वां है सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? सीधी रेखा में चलने के लिए आपके जो मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग है वो उत्तरदायी, इसमें ऑप्शन सी है वो सही है। जो लोग अधिक शराब पीते हैं उनका जो अनुमस्तिष्क है वो कमजोर होता है, इस कारण वो सीधे नहीं चल पाते, कभी इधर दिखते हैं कभी इधर दिखते हैं, यह आपके अनुमस्तिष्क का कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद 10वां है अमीबा में जनन की विधि। अमीबा में जो जनन की विधि है वो है द्विखंडन। और 11वां प्रश्न है आनुवंशिकता के जनक है। आनुवंशिकता के जनक आपके जो है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, इसमें ऑप्शन बे है वो सही। आपके आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है, आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद है निम्नलिखित में से जैविक घटक है। जो आपके पादप है वो जैविक घटक है, इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही है। उसके बाद 13वां है जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। जल का अपवर्तनांक आपके है वो 1.33 होता है, इसमें ऑप्शन सी है वो सही है। आगे 14वां प्रश्न है वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त के मध्य समय का अंतर लगभग कितना होता है? वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के मध्य समय का अंतर लगभग है वो 2 मिनट होता है, इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही है। उसके बाद 15वां है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा हुआ है, यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। इसमें आपके जो बल्ब की पावर है उसके बारे में बताना है। पावर बराबर VI आपके जो विभवांतर है और जो धारा है इसको गुणा करना है। आपके विभवांतर है 220 गुणा पावर है आपके 0.5 को हम है वो 1/2 भी मान सकते हैं। 220 का बटा 2 में आपके होगा 110 वाट है, इसका सही उत्तर होगा। इसमें ऑप्शन बे है वो सही होगा। 0.5 का मतलब 1/2 या अपन 5/10 भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपके 16वां प्रश्न है किसी चालक के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। किसी चालक के प्रतिरोध का मान है वो चालक की लंबाई पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इन तीनों चीजों पर भी निर्भर करता है, इसमें आपके ऑप्शन डे है वो सही है। उसके बाद 17वां लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान, जो जब आपके शॉर्ट सर्किट होता है तब विद्युत परिपथ में धारा का मान है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसमें आपके ऑप्शन डे है वो सही। इसमें बहुत अधिक धारा का मान बढ़ जाता है। 18वां चुंबक के सहजातीय ध्रुवों में परस्पर होता है। चुंबक के जो सहजातीय ध्रुव है उसमें परस्पर प्रतिकर्षण होता है, वह एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं होता, इसमें ऑप्शन बे है वो सही। यानी कि आपके जो एक तरफ N है और इसी चुंबक का इसी तरफ N है तो वो एक दूसरे से दूर हटेंगे, और जब जो विपरीत ध्रुव है उनमें आकर्षण पाया जाता है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है आपके रिक्त स्थान संबंधित होगा, और इसमें आपके 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे और प्रत्येक रिक्त स्थान है वो 1 नंबर का होगा। इसमें पहला है शाक सब्जियों वनस्पति दरियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना खालिज अभिक्रिया। जो आपके शाक सब्जी उनका विघटित होकर कंपोस्ट बनता है तो इसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? इसमें आपके उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें आपके उष्मा है वो उत्सर्जित होती है। दूसरा है 3MnO2 + 4Al अभिक्रिया करके बनाते हैं खालिजगा प्लस उसमें, इसमें आपके पहले में आएगा 3Mn, ये आपके अभिक्रिया के जो ये अभिक्रिया का समीकरण है वो संतुलित करके लिखना है। दूसरा है 2AlO2 3। उसके बाद तीसरा है खालिजगा तथा खालिजगा मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के आपके जो 2 महत्वपूर्ण भाग है वो है मस्तिष्क और मेरु रज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। चौथा है ओजोन परत सूर्य से आने वाली खालिजगा से सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण है उनसे सुरक्षा प्रदान करती है। पांचवा 1 किलोवाट का मान खालिजगा जूल के बराबर है। 1 किलोवाट का आपके जो मान है वो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर है। उसके बाद छठा प्रश्न है पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहा जाता है। इसका आपके सही उत्तर है परिनालिका। उसके बाद तीसरा प्रश्न है वो अति लघुरात्मक प्रश्न से संबंधित होगा, और इसमें 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका उत्तर आपको एक शब्द या एक लाइन में देना, अधिकतम 30 शब्दों में।
इसमें पहला है समजातीय श्रेणी। किसे कहते हैं? समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह है वो प्रतिस्थापित कर देता है, उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है? तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है ताकि उनका उपचयन ऑक्सीकरण न हो सके, ताकि वह ऑक्सीकरण के प्रभाव नहीं आ सके, और ये जो आपके तेली पदार्थ है वो ऑक्सीजन के प्रभाव में आने पर विषाक्त हो जाते हैं। इस कारण इनमें है वो आपके जो चिप्स के पैकेट है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, एक ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, समझिए। ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, अर्थात ये हल्का सा अम्लीय होता है और इसका किण्वन होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे दूध दही में बदल जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण इसका अम्लीय गुण बढ़ जाता है, जिसके कारण इसके पीएच मान में है वो और कमी आ जाती है। जितना पीएच मान कम होगा उतना ही अम्लीयता है वो अधिक होगी। दूध का पीएच मान 6 होता है तो जो दही बनता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, इस कारण इसका पीएच मान और भी कम होगा। उसके बाद चौथा है, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण करो। सोडियम क्लोराइड आपके जो NaCl है इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना का निर्माण करना है। इसमें आपके जो N है इसके पास एक धनात्मक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन है इसके पास एक ऋणायन है। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये Na का धनात्मक इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के पास चला जाएगा। इस प्रकार इसका है वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन के ये पूरी संरचना बनेगी NaCl की। इसके आपके जो Na है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2, 8 और 1 के फॉर्मेट में होते हैं, जबकि क्लोरीन है उसमें 2, 8 और 7 के फॉर्मेट में होते हैं। इसमें आपको पूरा बनाने के लिए इसमें जो एक अधिक है वो क्लोरीन को दे देंगे और क्लोरीन में 7 है उसमें 1 जोड़कर पूरा 8 का फॉर्मेट बन जाएगी। इस प्रकार ये पूरा NaCl की बिंदु संरचना होगी। उसके बाद 5वां है, रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। रक्तदाब मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम है स्फिगमोमैनोमीटर। आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। छठा प्रश्न है, मानव तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई का नाम बताइए। मानव तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है वो है न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका। उसके बाद 7वां प्रश्न है, माँ के शरीर में भ्रूण को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है। माँ के शरीर में जो भ्रूण बनता है उसको पोषण है वो प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है। 8वां है, जीन किसे कहते हैं। DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है वह जीन कहलाता है। जो आपके प्रोटीन संश्लेषण के लिए DNA के जिस भाग में सूचना होती है वह जीन कहलाता है। 9वां प्रश्न है, लेंस क्षमता का SI मात्रक क्या है। लेंस क्षमता का SI मात्रक है वो है डायोप्टर। उसके बाद 10वां प्रश्न है, प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। उसके बाद 11वां है, किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 mA विद्युत धारा प्रवाहित होती है और प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें आपको जो R है वो ज्ञात करना है। ये आपके ओम के नियम के माध्यम से हो गए। इसमें आपके V का मान दिया गया और I धारा का मान दिए गए। ओम का नियम आपके होता है V बराबर IR। इसमें आपके R का सूत्र बनेगा R बराबर V बटा I। आपको जो विभवांतर दिए गए उसमें है जो I है उसका भाग देना। इसके बाद आपके जो R है वो आएगा 4.8 गुणा 10 की पावर 3 ओम या 4.8 के ओम, यह आपके होगा। उसके बाद 12वां विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। विद्युत चुंबकीय रेखाएं वो परस्पर आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती, ये हमेशा एक दूसरे के समांतर चलती है। दूसरा, ये काल्पनिक रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुवों से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त हो जाती है। जो विद्युत चुंबकीय रेखाएं वो हमेशा आपके उत्तरी ध्रुवों से निकलती है और दक्षिणी ध्रुवों पर जाकर है वो समाप्त हो जाती है। इनकी आपके जो हमेशा दिशा है वो N से S की ओर होती है। उसके बाद आपका जो खंड 2 है वो लघुत्तरात्मक प्रश्न से संबंधित होगा। इसमें प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा। इसका उत्तर आपको 3 से 4 लाइन में 30 से 40 वर्डों में है वो देना। इसमें चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण। देखिए ये 2 आपको अभिक्रिया दी गई, इनके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण है वो देखना है। पहला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और चलो इसमें आपके होगा CaOH2 प्लस CO2 प्लस CaCO3 प्लस H2। ये आपके जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाते हैं। दूसरा है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया करके जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनाते हैं। इसमें आपके होगा Zn प्लस 2AgNO3, ये क्रिया करके बनाते हैं ZnNO3 का होल स्क्वायर 2 प्लस
2H जी, ये आपके जो है दूसरी है वो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें जो जिंक है वो सिल्वर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सिल्वर को विस्थापित कर देता है और जिंक नाइट्रेट बनाता है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है, आप इसकी पहचान कैसे करेंगे। जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस बनती है और इसकी पहचान है जलती हुई मोमबत्ती को गैस की प्रकनली के पास ले जाने पर वह फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। जब आपके हाइड्रोजन गैस है उसके पास कोई जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो वो मोमबत्ती है वो फटफट की आवाज के साथ जलती है। ये हाइड्रोजन गैस की पहचान है और जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस बनती है। उसके बाद 6वां प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, कोई दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO, ये दो उभयधर्मी ऑक्साइड। ये प्रश्न आपके अति महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद 7वां प्रश्न है, वायुव्य श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन को समझाइए। वायुव्य श्वसन के दौरान जो ग्लूकोज का विखंडन है वो इन चरणों में होता है। प्रथम चरण में 6 कार्बन वाले ग्लूकोज अणु का विखंडन 3 कार्बन अणु पाइरुवेट में होता है। ये प्रक्रम है वो कोशिका द्रव्य में होता है। जो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज का अणु है उसका विखंडन 3 कार्बन वाले पाइरुवेट में होता है और ये जो कार्य है वो कोशिका द्रव्य में होता है। दूसरे प्रक्रम में आपके है पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो पाइरुवेट है उसका विखंडन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस प्रक्रम में 3 कार्बन वाले पाइरुवेट अणु के विखंडन से 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु प्राप्त होते हैं और दूसरा उत्पाद जल प्राप्त होता है। जो 3 कार्बन वाला पाइरुवेट है उसके विखंडन से 3 CO2 के अणु प्राप्त होते हैं और दूसरा उत्पाद है वो जल बनता है। इस प्रकार ये प्रक्रिया होती है। जो ग्लूकोज का 6 कार्बन का अणु है वो कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन अणु और ऊर्जा के रूप में पाइरुवेट में परिवर्तित होता है और ये पाइरुवेट है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा के रूप में वो परिवर्तित होता है। ये वायुव्य श्वसन के दौरान ग्लूकोज का वो विखंडन होता है। उसके बाद 8वां प्रश्न है, गुरुत्व अनुवर्तन क्रिया को चित्र सहित समझाइए। गुरुत्व अनुवर्तन यानी गुरुत्व बल के कारण जो पेड़ पौधे में क्रिया होती है उनको बताना है। गुरुत्व अनुवर्तन पादप विभिन्न उद्दीपनों के लिए अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखाते हैं। पर्यावरणीय प्रेरण जैसे प्रकाश या गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तित कर देते हैं। यह दिशा की अनुवर्तन गतियां उद्दीपन की ओर या इसे विपरीत दिशा में हो सकती है। वस्तुतः एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है जबकि पर्रों पराये ऊपर की ओर पृथ्वी से दूर वृद्धि करके अनुक्रिया करते हैं। जो पेड़ है उसकी जड़ है वो हमेशा नीचे की ओर वृद्धि करती है। जो तना है वो हमेशा जमीन से वो ऊपर की ओर वृद्धि करता है और जो तना है वो हमेशा जमीन से हटने का प्रयास करता है और जड़ है वो हमेशा जमीन के निकट आने का प्रयास करती है। ये क्रिया है वो गुरुत्व बल के कारण होती है। ये पर्रों तथा जड़ में क्रम से ऊपरीगामी और अधोगामी वृद्धि और पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया है वो गुरुत्व अनुवर्तन कहलाता है। जो गुरुत्व बल के कारण जो जड़ है वो भूमि की ओर बढ़ती है, जो तना है वो ऊपर की ओर बढ़ता है। ये गुरुत्व बल के कारण होता है और ये क्रिया है वो गुरुत्व अनुवर्तन क्रिया कहलाती है। आपको इस प्रकार से कोई एक पौधे का चित्र बनाना है जिसकी जड़ नीचे की ओर जा रही है, वो तना है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसमें जो जड़ है वो धनात्मक गुरुत्व अनुवर्ती यानी ये गुरुत्व के बल के कारण नीचे की ओर जा रही है, ये गुरुत्व बल का पालन करी है। जो तना है वो ऋणात्मक गुरुत्व अनुवर्ती यानी कि ये गुरुत्व बल का पालन नहीं करे, वह गुरुत्वाकर्षण हमेशा नीचे की ओर खींचता है जबकि तना है वो ऊपर की ओर बढ़ता है। उसके बाद 9वां प्रश्न है, आवृतबीजी पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके विभिन्न भागों को समझाइए। यह आपके चित्र से संबंधित होगा। इसमें आपके जो आवृतबीजी पुष्प का वो अनुदैर्ध्य काट बनाना है, इसमें आपको पुष्प का चित्र बनाना है। इसमें आपके ये जो बाहर वाला ये होगा बाह्य दल और जो सबसे बीच में वो होगा अंडाशय और ये ऊपर जो वर्तिका और वर्तिका के ऊपर आपके होगा वर्तिकाग्र। ये अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र है वो स्त्री केसर का भाग होगा, ये मादा पुष्पों में होता है। उसके बाद ये जो पंखुड़ी है इसको दल कहा जाता है। इसके बाद ये बीच वाला तंतु और ये परागकोश ये आपके पुंकेसर होता है जो नर पुष्पों में पाया जाता है। ये पुष्प के जो विभिन्न भाग है। पुष्पवृंत ये डंठल नुमा होता है और पुष्पासन सामान्यतः चपटा और फूला हुआ होता है। बाह्य दलपुंज फूल का सबसे बाहरी भाग है और जो हरी पत्तियों के रूप में वो होता है। दलपुंज बाह्य दलपुंज के भीतरी भाग को दलपुंज कहा जाता है। प्रत्येक दल या पंखुड़ी कहलाता है। इसका रंग विभिन्न फूलों में अलग अलग होता है और जो पुंकेसर है ये पुष्प का नर जनन भाग है। इसके मुख्यतः 2 भाग होते हैं, पराग सूत्र एवं तंतु। पराग सूत्र योजी द्वारा पराग
कोश से जुड़ा होता है और पराग कोश के अंदर है वो परागकण बनते हैं। उसके बाद छठा भाग है स्त्री केसरी। ये पुष्प का मादा जनन भाग है। प्राय इनकी संख्या 1 होती है। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका एवं अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं। यह आपके जो पुष्प की संरचना है और जो पुष्प के विभिन्न भाग है उनका विशेष रूप से ध्यान रखना। उसके बाद 10वां प्रश्न है, मानव में लिंग निर्धारण को आरेखित चित्र द्वारा समझे। जो ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपके जो आनुवंशिकता पार्ट है उससे पूछा गया। ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। मानव में लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है। मानव में कुल 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। नर में 44 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं तथा 2 लिंग गुणसूत्र XY होते हैं। नर में वो नर और मादा में दोनों में 24 जोड़ी यानी 44 लिंग गुणसूत्र होते हैं जो दोनों में समान होते हैं। और पुरुष में 2 लिंग गुणसूत्र है वो X और Y अलग अलग होते हैं। स्त्री या मादा में भी 44 गुणसूत्र ऑटोसोम यानी लिंग गुणसूत्र होते हैं तथा 2 लिंग गुणसूत्र XX होते हैं। स्त्री में आपके XX पाया जाता है जबकि पुरुषों में है वो X और Y 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब शुक्राणु बनता है तो 50% शुक्राणु 22 प्लस X गुणसूत्र वाले तथा शेष 50% शुक्राणु 22 प्लस Y गुणसूत्र वाले होते हैं। संतान में कितनी लड़कियां तथा कितने लड़के होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा शुक्राणु अंश से निषेचित होता है। मानव में नर बच्चे का होना X गुणसूत्र की उपस्थिति पर दर्ज करता है। ये आपके जो पुरुष का 22 प्लस Y गुणसूत्र है ये जब है वो अंश से शुक्राणु निषेचित होता है तो इसमें जो संतान उत्पन्न होती है वो लड़का होगा। और जब 22 प्लस X का गुणसूत्र है वो आपके जो अंश से निषेचित होगा तो इसमें जो उत्पन्न संतान है वो लड़की होगी। मानव में नर बच्चे का होना Y गुणसूत्र की उपस्थिति पर निर्भर करता है। एक शुक्राणु में केवल X या Y लिंग गुणसूत्र ही हो सकता है। पिता का X गुणसूत्र लड़कियों में और Y गुणसूत्र लड़कों में है वो मिलता है। मानव में आपसे ये छोटे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि मानव में लिंग निर्धारण है वो नर या मादा के गुणसूत्रों में से किसके गुणसूत्रों पर आधारित होता है। मानव में लिंग निर्धारण है वो नर के गुणसूत्रों पर आधारित होता है। इसके बाद आपके जो 11वां प्रश्न है वो है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। इसमें आपके जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर और ये अवतल दर्पण में है इसलिए इसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। और बिंब दूरी U है ये भी आपके 25 सेंटीमीटर है। ये भी अवतल दर्पण के कारण आपके हमेशा ऋणात्मक होती है। हमको जो प्रतिबिंब दूरी V है उसको ज्ञात करता है। दर्पण सूत्र है वो होता है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। 1 प्रतिबिंब दूरी प्लस 1 बिंब दूरी बराबर 1 फोकस दूरी। इसमें आपको हमें इसको इस प्रकार भी परिवर्तित कर सकते हैं पक्षांतरण करके 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U। इसमें जो आपको मान दिए गए उसको रखना है। इसमें आपके मान जो F का मान है -15 और U का मान है -25। ये आपके दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे और जो इसका लक्ष्य पे लेके आपको लिखना है। V का मान आपके आएगा -37.5 सेंटीमीटर। जो पर्दे को दर्पण से है वो 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर है वो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो गई। ये आपको जो दर्पण सूत्र है इससे पूछा जाएगा। ये 2 नंबर का प्रश्न आपके न्यूमेरिकल फिक्स पूछा जाता है। ये आपके दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र दोनों में से एक से किसी से भी पूछा जा सकता है। और इसमें जो आपके दर्पण का नाम है उसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके आधार पर आपके जो फोकस दूरी, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी है इसका धनात्मक या ऋणात्मक का निर्धारण होगा। उसके बाद 12वां प्रश्न है, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट पर लिखा हुआ पढ़ने में कठिनाई होती है। ये विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। इस दोष के उत्पन्न होने के 2 कारण लिखिए। इस दोष को किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। आपके जो अंतिम पंक्ति है क्लास की उसमें कोई विद्यार्थी बैठा है और उसको जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ये इस विद्यार्थी को आपके है वो निकट दृष्टि दोष है अथवा ये मायोपिया से पीड़ित है। और निकट दृष्टि दोष के कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना और नेत्र गोलाकार लंबा हो जाना। इस रोग का संशोधन है वो अवतल यानी अपसारी लेंस के प्रयोग से किया जा सकता है। इसमें आपके जो निकट दृष्टि दोष है इसमें आपको विशेष रूप से इस प्रकार ध्यान रखना है कि बच्चे को दूर का नहीं दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष है यानी कि सिर्फ निकट का दिखाई देता है और बाकी सब दृष्टि का दोष है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है। और जो निकट दृष्टि दोष है उसका इलाज आपके अवतल लेंस से होता है। इसमें आपके कोडवर्ड ध्यान रखना है। अवनी यानी कि अवतल दर्पण से निकट दृष्टि दोष का दूर होता है। और जो निकट दृष्टि दोष है उसका शाब्दिक अर्थ होता है निकट का दिखाई देता है लेकिन बाकी दृष्टि का है वो दोष है।
उसके बाद आपके 13 प्रश्न है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे के इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ये आपके जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ, इसमें आपके इस पार्ट में जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, दाएं हाथ का नियम है और स्क्रू नियम है, इन तीनों नियमों को विशेष रूप से पढ़ना है। इससे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकते हैं। इसमें आपके जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी और जो मध्यमा है वो विद्युत धारा की दिशा को प्रभावित करेगी और जो चालक की गति की दिशा है वो अंगूठा है वो निर्देशित करेगा। इसमें आपको ये तीनों जो कोड वर्ड है इनको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका जो खंड 6 है वो 3 नंबर के प्रश्न से संबंधित होगा और इसमें आपके अतों में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो 3 नंबर के प्रश्न है वो आपके पार्टों में भी पूछा जा सकता है और पूरा 3 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसका आपको 100 वर्डों में उत्तर यानी 7 से 8 लाइनों में उत्तर देना है। इसमें 14 प्रश्न है, कारण बताइए। इन दोनों चीजों का आपको कारण बताना। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए और आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल है वो विद्युत का चालक होता है। इसमें आपके पहले का उत्तर है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी नमी के संपर्क में आकर H2O जल के अणुओं से क्रिया करके शीघ्रता से कठोर ठोस पदार्थ जिप्सम में बदल जाता है। इस कारण इसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जल के अणुओं से क्रिया करके है वो जिप्सम में बदल जाता है। इस कारण इसको है वो आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। ऐसे बर्तन में रखा जाता है जहाँ नमी का प्रभाव नहीं पड़े। ये आपके जो इसकी क्रिया है, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4.1/2 H2O+, ये जल के डेड अणुओं से क्रिया करके वो जिप्सम बना लेता है और बाद में जल है वो छोड़ देता है। इसका आपके दूसरा है आश्रित जल है वो विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल है वो विद्युत का चालक होता है। इसका उत्तर है आश्रित जल पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। इसमें किसी भी प्रकार के आयनिक यौगिक नहीं होते। ये न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। ये उदासीन होता है, इस कारण विद्युत का चालक नहीं होता। जबकि वर्षा जल में अम्लीय गैसें जैसे CO2 आदि घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है जिससे वर्षा जल अम्लीय होता है और हाइड्रोजन आयन H+ है वो उत्पन्न करता है। इस कारण से वर्षा जल विद्युत का चालन करता है। वर्षा जल में वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है और इस कारण ही ये जो वर्षा जल है वो हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करता है। इसके कारण वर्षा जल विद्युत का चालन करता है। इसके अलावा आपके पूछा गया HCl जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करता है जबकि एल्कोहल के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते। इसके क्या कारण है? इसका दूसरा है सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। आपको इन दोनों कारण बताना। आपको यदि ऊपर वाला आता है तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं या ऊपर वाला नहीं आता है तो यह अथवा वाला कर सकते हैं। इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। ऐसे नहीं कि पहला ऊपर वाले से यह कर लिया और दूसरा ये, आपको या तो ऊपर वाले दोनों करना है या ये अथवा वाले दोनों करना है। इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें पहला है HCl जलीय विलयन में आयनित होकर H+ आयन और ऋण आयन क्लोरीन माइनस देते हैं। अतः ये अम्लीय गुण दर्शाते हैं क्योंकि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं जबकि एल्कोहल के जलीय विलयन में H+ आयन नहीं बनते हैं क्योंकि इसमें सहसंयोजी गुण होता है। ये इसलिए एल्कोहल है वो अम्लीयता प्रदर्शित नहीं करते हैं। एल्कोहल का जो जलीय विलयन है उसमें H+ आयन नहीं बनता है, उसके कारण ये अम्लीयता प्रदर्शित नहीं करता है। इसका दूसरा है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस का आयनन नहीं होता है अतः ये H+ या H3O+ नहीं देगी अर्थात अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं होगा। अतः H+ या H3O+ आयनों की अनुपस्थिति अर्थात अम्लीयता गुण की अनुपस्थिति कारण शुष्क HCl गैस द्वारा लिटमस पत्र के रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है उसमें ये H+ या H3O+ आयन नहीं देती, इस कारण है वो आपके ये लिटमस पत्र के रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं करती है। उसके बाद आपका 15 प्रश्न है, उसका पहला भाग है गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां समझाइए और दूसरा है ऋतुस्राव किसे कहते हैं। इसमें आपके पहला है गर्भ निरोधन की जो विधियां है वो निम्नलिखित है। इसका पहला है एक तरीका यांत्रिक अवरोध का है जिससे शुक्राणु अंड कोशिका तक न पहुंच सके, शिशन को ढकने वाले या अनेक युक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा तरीका शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का है जिससे अंड का मोचन ही नहीं होता है अतः निषेचन नहीं हो सकता है। ये दवाई सामान्यतः गोली के रूप में ली जाती है परंतु ये हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करती है अतः इनके कुछ विपरीत प्रभाव यानी साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तीसरा आपके जो गर्भ निरोधक युक्ति है, गर्भ धारण को रोकने के लिए कुछ अन्य युक्तियां भी अपनाई जा सकती है जैसे कि लूप अथवा कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित करना। और चौथा, यदि पुरुष की शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाएगा।
यदि स्त्री की अंडवाहिनी अथवा फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंडबीम गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा। इन दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा और शल्य क्रिया तकनीक के द्वारा इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं। यह आपके पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी से संबंधित है। उसका दूसरा पार्ट है आपके ऋतुस्राव। निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका अंडवाहिनी में होती है और निषेचन नहीं होने पर गर्भाशय की आंतरिक मोटी भित्ति रक्त वाहिनियों के साथ टूटकर रक्त स्राव के रूप में बाहर निकलती है। इसे आपके ऋतुस्राव है वो कहा जाता है। इसके अथवा में एक कोशी के जीव में पाई जाने वाली प्रजनन की विधि बताइए और दूसरा हाइड्रा में मुकुलन की विधि है उसको आपको समझाना है। इसमें पहला एक कोशी के जीव में प्रजनन की विधि है। इसमें पहला है विखंडन। एक कोशी के जीव में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। अमीबा जैसे जीव में कोशिका विभाजन किसी भी तल में हो सकता है, परंतु लेशमानिया जैसे जीव में द्विखंडन है वो एक निर्धारित तल से वो होता है। इसमें आपके दूसरी विधि है बहुखंडन। मलेरिया परजीवी प्लाज्मेडियम जैसे अन्य एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, इसे बहुखंडन कहते हैं। विखंडन यानी कि जो स्वयं है वो टूटकर अलग अलग टुकड़ों में बनती है नई संतान, और जो बहुखंडन है वो अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, उसके कारण है वो अनेक संतानें उत्पन्न होती है। उसके बाद तीसरी विधि है द्विखंडन। कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा पैरामीशियम आदि में कोशिका दो भागों में बन जाती है और प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण कर लेता है, इसे द्विखंडन कहते हैं। द्विखंडन का आपके शाब्दिक कहते हैं दो भागों में बनना। और जो एक कोशिकीय जीव में प्रजनन की चौथी विधि है वो है मुकुलन। यष्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, यह आपके मुकुलन है। इसका आपके दूसरा पार्ट है हाइड्रा में मुकुलन। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार मुकुल वृद्धि करता हुआ नए नए जीव में बदल जाते हैं और पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव है वो बन जाता है। इस प्रकार आपके जो हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद 16 प्रश्न है स्वयंपोषी एवं विषमपोषी में अंतर बताइए, ये आपके 1 नंबर का है। और इसका दूसरा पार्ट है ऐसे दो तरीके बताइए जिसमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, यह आपके 2 नंबर का है। इसमें आपके जो स्वयंपोषी और विषमपोषी में अंतर है। स्वयंपोषी वे जीवधारी जो सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं वो स्वयंपोषी कहलाते हैं। और वे जीवधारी जो स्वयं भोज्य पदार्थ निर्मित नहीं करते बल्कि दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं वो विषमपोषी कहलाते हैं। और इसका दूसरा अंतर है पारितंत्र में सभी स्वपोषी जीव उत्पादक कहलाते हैं। ये जो स्वपोषी जीव है वो उत्पादक कहलाते हैं। पारितंत्र में विषमपोषी जीव है वो उपभोक्ता कहलाते हैं और कुछ विषमपोषी अपघटक के रूप में भी कार्य करते हैं। जो स्वयंपोषी उसका उदाहरण है सभी हरे पौधे है, नील हरित शैवाल है और प्रकाश संश्लेषी जितने भी जीवाणु वे जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। और विषमपोषी के उदाहरण है सभी जंतु है, कवक है, अधिकांश जीवाणु है, परजीवी पादप जैसे कि अमरबेल। अमरबेल आपके जो है विषमपोषी पौधा है। उसके बाद इसका आपके दूसरा पार्ट है जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है वो किस कारण बढ़ते हैं। कृषि की उपज बढ़ाने में उपयोग शाकनाशी, कीटनाशी, पेस्टिसाइड्स आदि का उपयोग किया जाता है। ये रसायन बहकर मिट्टी में तथा जल स्रोतों में मिल जाते हैं और उन्हें प्रदूषित कर देते हैं। इसका दूसरा भाग है ये खाद्य पदार्थ में जैव आवर्तित हो जाते हैं और अंत में मानव के है वो प्रभावित करते हैं। इस प्रकार ये जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है वो पर्यावरण को प्रभावित करता है। इसके अथवा में आपके है वो जलीय जीवों के नाम उसी क्रम में लिखिए जिसमें एक जीव दूसरे खाता है और ऐसी एक श्रृंखला की स्थापना कीजिए जिसमें कम से कम 3 चरण हो। आपको जो जलीय जीवों की खाद्य श्रृंखला है उसमें 3 जंतुओं का नाम लिखना है। इसमें सबसे पहले जिस जंतु का नाम लिखा जाएगा उसके बाद उसको दूसरा जंतु खाएगा और दूसरे जंतु का है वो तीसरा जंतु खाएगा। इसी प्रकार की आपको एक कोई नई खाद्य श्रृंखला है वो बनाकर लिखनी है। इसमें पहला है वो जलीय खाद्य श्रृंखला। इसमें सबसे पहले हरे पौधे या हरे शैवाल इनको है वो शाक भक्षी मछली, घोंगे और सूक्ष्म जीव खाता है और इन शाक भक्षी मछली, घोंगे और सूक्ष्म जीव को पक्षी और मांस भक्षी मछलियां वो खाती है। इसी प्रकार की नई आहार श्रृंखला है वो है घास के मैदान में आहार श्रृंखला। घास के मैदान में आहार श्रृंखला को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जो घास है वो उत्पादक है उसको कीट खाता है और कीट प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। जो सीधा उत्पादक से भोजन प्राप्त करता है वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। ये प्राथमिक उपभोक्ता है वो शाकाहारी जीव होते हैं। और कीट को मेंढक खाता है ये द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। ये सर्वाहारी या मांसाहारी होता है। और तृतीय उपभोक्ता है वो सांप है, ये आपके शीर्ष मांसाहारी होता है। इसमें ये मेंढक को खाता है और सांप को है वो बाज खाता है, ये चतुर्थ उपभोक्ता होता है, ये अंतिम उपभोक्ता होता है। इस प्रकार ये खाद्य श्रृंखला चलती है।
घास के मैदान में घास उत्पादक के रूप में कार्य करती है, जिसे प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात शाकाहारियों द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है। कीट जैसे शाकाहारी द्वितीयक उपभोक्ता अथवा प्राथमिक मांसाहारी जैसे मेंढक द्वारा खाया जाता है। मेंढक को तृतीयक उपभोक्ता अथवा द्वितीयक मांसाहारी जैसे सांप द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। सांप को चतुर्थ या स्रोत उपभोक्ता जैसे बाज द्वारा भोजन बनाया जाता है। एक प्रकार घास के मैदान में खाने और खाए जाने वाले क्रम से आहार श्रृंखला क्या है वो निर्माण होता है। आपके 17 प्रश्न है R1 R2 प्रतिरोध 1 प्रतिरोध 2 और प्रतिरोध 3 के तीनों प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन का परिपथ चित्र बनाकर परिपथ का कुल प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त कीजिए। यानी कि आपको जो श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है वो किस प्रकार बनता है, सूत्र का बनाना है। इसके अथवा हम आपके है प्रतिरोध 1 प्रतिरोध 2 प्रतिरोध 3 के 3 प्रतिरोध पार्श्व यानी समांतर क्रम संयोजन का परिपथ चित्र बनाकर उसका सूत्र बनाना है। ये दोनों आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा इस पाठ से आपके जो ओम का नियम है उस पर आधारित प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। इसमें पहले आपके है वो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम का आपके ये बनेगा सभी प्रतिरोध है वो एक ही क्रम में लगे हुए हैं। प्रत्येक प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम से वोल्टमीटर V1 V2 V3 संयोजित है और सेल है वो E और A मीटर एक कुंजी के परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित है। कुंजी के को लगाने पर परिपथ में सेल E से धारा I प्रवाहित होती है और धारा I प्रवाहित होने पर श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोध पर V1 V2 V3 विभवांतर उत्पन्न करते हैं, जिनका योग P व Q के मध्य विभवांतर V के बराबर होता है, अर्थात V बराबर V1 V2 V3। चूंकि परिपथ में धारा प्रवाहित धारा आई है और तब प्रत्येक प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित भी आई है। श्रेणी क्रम में जुड़े इन तीनों प्रतिरोधकों को एक तुल्य एकल प्रतिरोधक जिनका प्रतिरोध R के द्वारा प्रतिस्थापित करना संभव है, जिसे परिपथ में जोड़ने पर इसके सिरों पर विभवांतर V और परिपथ में धारा आई है वो वही रहती है। इस प्रकार आपके समस्त परिपथ पर ओम का नियम है वो लागू करने पर ओम का नियम है V बराबर IR, विभवांतर बराबर धारा गुणा प्रतिरोध। तीनों प्रतिरोधकों में अलग अलग ओम का नियम लगाने पर V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसमें आपके जो I है वो सभी में कॉमन आ जाएगी और R है, R का मतलब है प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार आपके जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसका ये सूत्र बनेगा। आपको इस सूत्र के निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है वो आनी चाहिए। उसके बाद तो हम आपके जो है वो है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। इसमें भी आपके तीनों प्रतिरोध R1 R2 R3 है और ये आपके बैटरी E प्लग कुंजी K और A मीटर से श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं और प्रतिरोध को संयोजन पार्श्व क्रम में एक वोल्ट मीटर भी है वो संयोजित करते हैं। इसके जो जितने भी प्रतिरोध है उनके अंतिम सिरे वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्लग में कुंजी लगाने ए मीटर और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करते हैं। माना कि विद्युत धारा का मान I और विभवांतर है वो V है। ए मीटर को प्रत्येक प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करते हैं। माना कि क्रम से धारा का मान है वो I1 I2 और I3। हम देखते हैं कि कुल धारा का मान संयोजन की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाले प्रत्येक प्रत्येक शाखाओं के योग के बराबर है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। यह आपके समीकरण 1 है। माना कि प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RP है और प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन पर ओम का नियम लागू करने पर I बराबर V बटा RP। प्रत्येक प्रतिरोध पर ओम का नियम लागू करने पर I1 बराबर V R1, I2 बराबर V बटा R2 और I3 बराबर V बटा R3। ये आपके जो समीकरण 3 है वो बनेगा और समीकरण 2 व 3 का मान है वो 1 में रखने पर बनेगा V बटा RP बराबर V बटा R1 प्लस V बटा R2 और प्लस V बटा R3। ये आपके इसका सूत्र बनेगा 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1, 1 बटा R2 और 1 बटा R3। ये आपके जो है वो पार्श्व क्रम या समांतर क्रम का संयोजन का तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है और ये ज्ञात करने की पूरी प्रक्रिया आपको इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना। उसके बाद आपका जो खंड द है वो निम्नात्मक प्रश्न से संबंधित होगा और इसमें प्रत्येक प्रश्न है वो 4 नंबर का होगा और ये भी आपके अत्व में पूछा जाएगा। इसमें 18 प्रश्न है। निम्नलिखित के IUPAC नामकरण कीजिए। ये जो आपके 4 नाम दिए इसके IUPAC नामकरण लिखना है या निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बताएं। इन चारों की यौगिक संरचना बनानी है आपके। ये जो पार्ट कार्बन और उसके यौगिक है उस पार्ट से प्रश्न है वो 4 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें ये चारों ही छोटे छोटे प्रश्न आपको इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें पहला है CH3CH2। इस यौगिक में 3 कार्बन परमाणु और प्रथम व द्वितीय कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित आता है। ये S संतृप्त यौगिक एल्केन है। इसके नामकरण संबंधित 3 कार्बन परमाणु वाले एल्केन प्रोपेन के नाम में N और N को प्रतिस्थापित करते हैं और इस यौगिक का नाम प्रोपीन होगा
और इसमें द्विबंध की स्थिति को अंक द्वारा लिखकर हाइफन चिन्ह लगाकर संबंधित एल को नाम देंगे। अतः इस यौगिक आईयूपीएसी नाम होगा आपके प्रोपीन। उसके बाद दूसरा है CH3CH2 ये यौगिक एल्कोहल वर्ग समूह संबंधित है क्योंकि इसमें -OH प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है। इसमें 2 कार्बन परमाणु इसलिए इसे संबंधित एल्केन एथेन है जिसमें अनुलग्न OL जोड़ देता है, इसका नाम होगा एथेनॉल। इसका आपके आईयूपीएसी नाम होगा एथेनॉल। उसके बाद तीसरा है CH3CH2-CH2-CH2Cl। इस यौगिक में 4 कार्बन परमाणु है इसलिए इसे संबंधित एल्केन है वो ब्यूटेन है और ब्यूटेन का हाइड्रोजन को क्लोरीन Cl2 से विस्थापित कर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार बना यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है और इसके नामकरण में हेलो शब्द पूर्व लगन के रूप में लगाकर संबंधित एल्केन का नाम लिख देते हैं। Cl बराबर क्लोरो पूर्व लगन संबंधित एल्केन ब्यूटेन आता है, इसका नाम होगा क्लोरो प्लस ब्यूटेन। इसका आपके पूरा आईयूपीएसी नाम बनेगा क्लोरो ब्यूटेन। इसमें आपके चौथा है CH3CH2CH2CHO। इस यौगिक में 4 कार्बन परमाणु है इसलिए इससे संबंधित एल्केन का नाम ब्यूटेन होगा और यौगिक एल्डिहाइड वर्ग समूह संबंधित है क्योंकि इसमें CHO प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है। इसके नामकरण में संबंधित एल्केन का नाम लिखकर अंत में अनुलग्न Al जोड़ देते हैं, इस यौगिक का नाम बनेगा आपके ब्यूटेनेल। ये आपके चारों जो यौगिक है इनके आपके आईयूपीएसी नाम बताने। इसके बाद ये जो 4 यौगिक दिए इनकी संरचना आपको बनानी। पहले आपके एथेनॉल अम्ल है, एथेनॉल अम्ल की आपके ये संरचना बनेगी और ब्रोमोपेंटेन ब्यूटेनॉल और हेक्सेनॉल की ये आपको चारों की संरचना का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। उसके बाद आपके जो 1900 प्रश्न है वो है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। आपके जो 2 नंबर का है वो चित्रों संबंधित होगा। इसमें आपके मानव पाचन तंत्र पूछा जा सकता है, मानव श्वसन तंत्र पूछा जा सकता है और मानव उत्सर्जन, मानव हृदय और मानव नेत्र का चित्र है वो पूछा जा सकता है। और इसमें दूसरा है आमाशय से उत्सर्जित अम्ल का नाम और कार्य बताइए। तीसरा है शाकाहारी जंतुओं में शुद्धांतर की लंबाई है वो ज्यादा क्यों होती है। इसका आपके उत्तर होगा पहला आपके ये पाचन तंत्र है, इसमें सबसे पहले है वो जीवा, उसके बाद मुख, गुहा और फिर गर्शिका, गर्शिका से आमाशय, आमाशय के बाद शुद्रांतर, शुद्रांतर के बाद बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत और इधर आपके डायाफ्राम, पित्ताशय, पित्ताशय जहाँ पित्त का भंडारण करता है और फिर पित्त नली, उसके बाद यकृत, उसके बाद अग्नाशय और फिर परिशेषिका, उसके बाद गुदा द्वार। यह आपके जो मानव पाचन तंत्र का चित्र है उसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें दूसरा है आमाशय के भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सेवन किया जाता है। इसकी मुख्य भूमिका ये भोजन को सड़ने से बचाता है, यह अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो कठोर ऊतकों को घोलने में सहायता करता है। यह भोजन को रोगाणु रहित करता है, ये लार में एमाइलेज की क्रिया को समाप्त करता है, ये सी है लोहे के कैल्शियम है और लोहे के अवशोषण में सहायता करता है। इसका तीसरा पार्ट है विभिन्न जंतुओं में शुद्रांतर की लंबाई उसके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले मांसाहारी शाकाहारी जंतुओं के सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी शुद्रांतर की आवश्यकता होती है, इसलिए उसमें लंबी शुद्रांतर पाई जाती है। इसके अलावा हम आपके मानव उत्सर्जन का नामांकित चित्र बनाइए और वरिक के 2 कार्य बताइए और कृत्रिम अपवहन है वही क्या है। यह आपके जो कृत्रिम अपवहन है वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में आपके पूछा जा सकता है। यह आपके मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है, इसमें आपके धमनियां और वरिक है और बायां वरिक शिरा है, ये आपके माँ धमनी है और बाई मूत्रवाहिनी और ये माँ शिरा, ये मूत्राशय और अंत में आपके मूत्र मार्ग है वो है। इसके बाद आपके दूसरे वरिक के कार्य, वरिक द्वारा नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल रुधिर से अलग किए जाते हैं और वरिक द्वारा ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और जल का चयनित पुनः अवशोषण किया जाता है। उसके बाद तीसरा है डायलिसिस यानी कि अपवन। कभी कभी संक्रमण या उचित रुधिर आपूर्ति नहीं होने या अन्य कारणों से वृक्क क्षतिग्रस्त होकर अपना काम बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में रुधिर में नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पाद यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है और रुधिर से इन नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए कृत्रिम वृक्क की युक्ति अपनाई जाती है जिसे अपवन यानी कि डायलिसिस कहा जाता है। यह आपके अपवन का उत्तर है। उसके बाद 20वां प्रश्न है प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं और अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब प्राप्त करने का किरण चित्र बनाए जबकि बिंब है वो वस्तु वक्रता के अंदर सी पर स्थित हो और वस्तु है वो फोकस एफ पर स्थित हो। इसमें आपके उपयुक्त दोनों स्थिति में प्राप्त प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति भी लिखना है। इसमें आपके 1 नंबर का होगा प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं और 2 नंबर के आपके ये जो किरण चित्र है वो और 1 नंबर का इससे जो प्राप्त प्रतिबिंब है उसका आकार और प्रकृति। इसमें आपके है प्रकाश का परिवर्तन जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। और अवतल दर्पण की सहायता से आपके ये जो किरण
किरण चित्र इसमें पहला है, जब वस्तु है वक्रता के अंदर सी पर स्थित हो, इसके बाद आपके जो प्रतिबिंब है वो जब वस्तु के अंदर वक्रता के अंदर सी पर स्थित हो गई तो प्रतिबिंब हमेशा है वो फोकस पर ही बनेगा। और दूसरा है, जब आपके वस्तु है फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब है वो हमेशा अनंत पर ही बनेगा। और जो प्राप्त प्रतिबिंब है, जब वस्तु सी पर वक्रता के अंदर सी पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब है वो समान आकार का वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब अत्यधिक विवर्धित वास्तविक और उल्टा बनता है। इसके अलावा हम आपके प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब प्राप्त करने का किरण चित्र बने, जबकि वस्तु है वो अनंत पर और वस्तु 2f1 के मध्य, और इनमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसका आकार और प्रकृति भी लिखनी है। इसमें पहला है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दोनों माध्यम को पृथक करने वाले धरातल पर वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब प्राप्त करने की चित्र, जब वस्तु है वो अनंत पर हो तो जो आपके प्रतिबिंब है वो f2 पर बनता है हमेशा ही। और दूसरा है आपके जब वस्तु 2f1 है f के मध्य हो तो जो वस्तु है प्रतिबिंब है वो हमेशा 2f1 से आगे ही बनेगा। इसमें आपके जो पहला प्रतिबिंब है, जब वस्तु है वो उत्तल लेंस के अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब है वो अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु है उत्तल लेंस के 2f1 है f1 के मध्य हो तो प्रतिबिंब बड़ा विवर्धित वास्तविक और उल्टा बनता है। यह आपके जो पूरे 20 प्रश्न है बोर्ड परीक्षा में आपके इस प्रकार से पूरे 20 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। यह आपके विज्ञान का जो ब्लूप्रिंट है और मॉडल पेपर है हमने आज के इस सेशन में देखा। और हमारे इसी चैनल पर आपके कक्षा 10 और 12 के सभी मॉडल पेपर हल करवाए जाएंगे। और इन मॉडल पेपरों की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। और जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। और आप यदि हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियो का फायदा मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।